Now again welcome to the second part of rapeseed and mustard. In this discussion we can share information about the nutrient management, integrated pest management, integrated weed management, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। अगर खाद की बात करें, अगर रेनफेड कंडीशंस हैं तो 40 किलो नाइट्रोजन और 20 केजी P2O5 पर हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर इरिगेशन है हमारे पास अवेलेबल तो जो हमारी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो 60 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। फास्फोरस सेम है 20 केजी नाइट्रो 20 केजी P2O5 और जो जिंक सल्फेट है वो हमें 25 केजी पर हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है तोड़िया और मस्टर्ड के लिए। लेकिन अगर हम राया की बात करते हैं इरिगेटेड कंडीशंस में, क्योंकि इसकी यील्ड सबसे ज़्यादा होती है तो इसको जो न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है। तो 80 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 40 केजी P2O5 और 25 केजी जिंक सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। तारामीरा की यील्ड कम है और ये ड्रास्टिक कंडीशंस जो होती हैं सोइंग के लिए, जिसमें हम ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसमें एक ही क्रॉप हो सकती है तारामीरा। तो इसको सोइंग के लिए इसको 30 केजी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और ये हम जो नाइट्रोजन तारामीरा में एट द टाइम ऑफ सोइंग दे देते हैं, जब फील्ड प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम, बाद में कोई स्प्लिट एप्लीकेशन नहीं होती। और जो रेपसीड और मस्टर्ड है, हमने पढ़ा था पिछले डिस्कशंस में रेपसीड में कि इसके लिए जो कोर्सस सॉइल्स हैं वो सोयल्स बहुत अच्छी हैं क्यों प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें वाटर लॉगिंग होती नहीं। लेकिन इन सोयल्स में एक खास बात होती है कि नाइट्रोजन है वो लीचिंग या वोल्टाइल लॉस हो जाता है, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी वो कम हो जाती है, जबकि फास्फोरस सल्फर जिंक और बोरॉन की जो अवेलेबिलिटी है कोर्सस सोयल्स में अच्छी होती है। जो हम अप्लाई करते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाती है। अगर हम P2O5 एप्लीकेशन की बात करें तो अगर आपके पास DAP अवेलेबल है तो उसके अंतर्गत आपको जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। एक जनरल रिकमेंडेशन है कि 5 बैग यानी 250 केजी जिप्सम पर हेक्टेयर अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप मस्टर्ड या रेपसीड की सोइंग करते हो DAP के बेस पे। और लेकिन अगर आपके पास SSP है तो सबसे बेस्ट है ये। इसमें 12% सल्फर होता है, 16 से 18% पी होती है और आजकल जिंक कोटेड भी आता है। तो हमारी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर्स की वो मिनिमम हो जाती है, हमें कोई एडिशनल फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम सीड का ट्रीटमेंट एजेटोबैक्टर या जो हमारा मिक्स आता है बायो फर्टिलाइजर मिक्स HCU का, अगर उससे करते हैं तो फसल को निसंदेह बहुत फ़ायदा होता है। इरिगेशन की बात करें तो इसका इरिगेशन का जो टाइमिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक था फ्लावरिंग के टाइम और एक जब है, अगर आपके पास दो है तो सिलिक्वाड डेवलपमेंट के आधार पे जब आना स्टार्ट हो जाते हैं तब। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड वाटर है, आपके पास एक ही वाटर अवेलेबल है, तो आप टाइम ऑफ फ्लावरिंग पे दोगे। जब पूरी तरह फ्लावरिंग आ जाएगी तब नहीं तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा पानी के कारण। तो आप जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तब आप इसके बाद इरिगेशन करेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी देते हो, इरिगेशन ज़्यादा करते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि क्रॉप की जब फलियाँ आती है उसके बाद अगर आप कर देते हो तो लॉजिंग हो जाती है। और अगर उसी टाइम जब आपका फसल मैच्योर होने को होती है, अगर आपका टाइम उस टाइम पे तो सेकेंडरी फ्लावरिंग आ जाती है, यानी आप जब हार्वेस्टिंग करोगे तो उस पर फलियाँ रहेंगी और वो कच्चे रह जाएंगे। जो फोटोसिंथेट्स आपके ट्रांसफ़र होने थे वो सारे के सारे जो ऑलरेडी डेवलप्ड ग्रेन है उसमें ना होकर कुछ जो फोटोसिंथेट है नई फलियों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो यील्ड घट जाएगी उससे। एक बड़ी समस्या आती है रेपसीड और मस्टर्ड के साथ, वो है पाड़े की जाड़े के कारण जिसकी फसल पर जो बुरा प्रभाव होता है। और हमारे जो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारे कंट्री का, या हरियाणा की बात करें तो इस इलाके में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, यील्ड में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और कई बार तो क्रॉप है वो भी फेल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रॉप आप लगाते हो वो ऐसी वैरायटी लगाओ जो ड्रोट के प्रति फ्रोस्ट के प्रति सहनशील हो। उस टाइम आप जब फ्रोस्ट का टाइमिंग चल रहा हो आप खेत को इरिगेट कर दें, स्मोक कर दें, उसके में धुआं कर दें, क्योंकि जो टेम्परेचर कम होता है वो उससे रिकवर हो जाते हैं क्रॉप, उससे स्मोक से टेम्परेचर माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और जो
एंथेसिस होती है, जब फूल्स में दाने पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे लेकर जब वो दाने फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं 30 से 45 दिन के बीच में, अगर पाला पड़ता है तो वो फसल के लिए बहुत अधिक घातक होता है। तो उस टाइम में अगर आप ना इरिगेशन कर सको ना स्मोक कर सको, तो आपको डाईमिथाइल सल्फोक्साइड या फल्टोफ डाईफोल्टेन 0.2% या मैनकोजेब 0.3% का आपको स्प्रे कर देना चाहिए। वो फ्रीजिंग का जो इफेक्ट है उसको कम कर देती है। पहला स्प्रे जो आप करोगे एंथेसिस के 20 दिन बाद, और अगले जो स्प्रे करोगे वो आपको 15-15 दिन के अंतराल पर करने चाहिए। तो 30 से 45 दिन का यानी 3 स्प्रे होंगे। पहला एंथेसिस के 20 दिन बाद, फिर उसके 15-15 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे करोगे, तो उससे आपके जो ऑयल सीड वाली क्रॉप है इसमें जो फ्रोस्ट का इम्पैक्ट है कम आएगा। फिर है वीड मैनेजमेंट। जितनी भी लाइट सॉइल्स में, सैंडी लोम सॉइल्स में वीड्स होती हैं वो सारी के सारी इसमें आती हैं। इवन एक एडिशनल वीड और आती है। तो जब वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बथुआ है, चटरी मट्टी है, सेंची है, गजरी है, प्लूमेरिया पार्विफ्लोरा। तो इसमें अगर आप हैंड वीडिंग करते हो या होइंग करते हो, उसके सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ही होता है कि होइंग जब आप करोगे तो पहले इरिगेशन होगा, उससे पहले करोगे तो जो वीड है का कंपटीशन होगा वह कम हो जाएगा। और जो सेकेंडरी या जो सेकेंड जो करोगे आप वीडिंग, वो पहले इरिगेशन देने के बाद करोगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ज़मीन ईजिली लूज हो जाएगी, तो इरिगेशन डीपर लेयर तक चला जाएगा। और इसमें उसके बाद इसकी पत्तियां चौड़ी हैं तो शेडिंग का काम करती हैं, तो जो उसके बाद जो कोई वीड आएगी तो उसको ये रोक लेगी अपने आप, उसको इतनी सनलाइट नहीं मिलने देगी और न्यूट्रिएंट्स के प्रति, स्पेस के प्रति उनका कंपटीशन होने नहीं देती है। तो मस्टर्ड की क्रॉप अपने आप उन वीड्स को दबा लेती है। उसके बाद जो एक मेजर वीड है इसके साथ जो पैरासिटिक वीड बोलते हैं, जिसको ओरोबैंकी, ब्रूमरेप के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ इंडिया में बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 25 ml ग्लाइकोफोसेट 25 दिन के बाद और 50 ml ग्लाइकोफोसेट हमें 50 दिन के बाद 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे करने चाहिए। ये स्प्रे करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे दोबारा रिपीट ना हो। अगर दोबारा रिपीट हो जाती है तो उससे उस जो हमारी मस्टर्ड की, रेपसीड की क्रॉप है उस पर बर्निंग आ जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर है डिजीज़ मैनेजमेंट। रस्ट, वाइट रस्ट एल्बिगो कैंडिडा से फैलता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखोगे ये दो इसके इम्पैक्ट है, एक तो लीफ के ऊपर और एक जब फलियाँ आती हैं तो हमारी जो डेवलपिंग सूट है उसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले क्या होंगे, ये वाइट कलर के इन्फेक्शन होगा पोस्ट्यूल के रूप में लीफ के लोअर साइड में, और उसके बाद अपर साइड में फ्लोरल पार्ट्स में ये चला जाएगा जब तक इसकी ऊपर इन्फ्लोरेसेंस आती है। जब इन्फ्लोरेसेंस आ जाती है तो जो सिलिका हो गया तो बनेगा ही नहीं, या जो ऊपर का थोड़ा बहुत बनने के बाद उस सारे पोर्शन को ये इफेक्ट में ले लेता है और उसके अंदर फड़ियाँ नहीं बनती। तो कूल जो वेदर होता है, मोएस्ट कंडीशंस होती हैं, और जब टेम्परेचर 6 से 12 के बीच और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% हो जाती है तो इस डिजीज का फेवर होता है। लेट सोन कंडीशंस होते हैं नवंबर की क्रॉप, उसमें ये ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इसका। अब उसके बाद जो आती है डिजीज़ वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो आप इस थर्ड पिक्चर में देख रहे हो। इसके सिम्टम्स आपको इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल जो लाइट ब्राउन राउंड शेप के ये स्पॉट्स पे डेवलप होंगे। पहले तो लीव्स के लोअर साइड में और उसके बाद ये अपर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये लगभग 40 दिन की जब आपकी क्रॉप सोइंग हो जाती है उसके बाद आपको देखने शुरू होंगे। उसके बाद ये मूव करेंगे स्टेम की तरफ, पोल्स की तरफ, तो स्टेम की जो साइज़ है वो भी छोटी रह जाएगी, ग्रेन्स की साइज़ छोटी रह जाएगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होंगी, और टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री होगा और ह्यूमिडिटी 90% होगी। डेंसली पॉपुलेटेड क्रॉप होगी, पौधे में पौधा मिला हुआ होगा, तब इसका प्रभाव ज़्यादा फैलता है। और फरवरी का महीना आता है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो बीमारी है फास्टर अपने स्पीड के साथ फैलती है। उसके बाद है डाउनी मिल्ड्यू, परनोस्पोरा पैरासिटिका। ये जो बीमारी होती है फ्लावरिंग स्टेज पे आती है, और जब इन्फ्लोरेसेंस आएगी
तो उसके बाद जो इन्फ्लोरेसेंस जो होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, थिक होगी, ट्विस्टेड होगी, मुड़ी हुई होगी, और उसके ऊपर वाइट कोटनी ग्रोथ हो जाती है। और जब वाइट कोटनी ग्रोथ हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, जो अपना वाइट रस्ट है जिसमें सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, उसके समकक्ष मिलता हुआ इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये बीमारी जो होती है 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, और जब वेट कम टेम्परेचर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तब इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वाइट रस्ट, स्क्लेरोसिनिया स्क्लेरोसियम, ये जो बीमारी होती है, ये स्टेम जहाँ से हमारे ज़मीन के पास से शुरू होती है उस लेवल पे स्टार्ट होती है, और जैसे ज़मीन के ऊपर स्टेम चली तो जहाँ से कनेक्टेड है ज़मीन के साथ वहाँ से शुरू होगी। और इसका जो लेसन्स हैं वाटर शॉक ड्रूप के आपको देखने को मिलेंगे। डिजीज़ क्या करेगी, जो प्लांट को मैच्योरिटी से पहले ड्राई कर देगी। तो जब मैच्योरिटी से पहले ये स्टेम ड्राई हो जाएगी, वाला पोर्शन है, तो इसकी जो बाड़ियाँ होंगी उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस या जो पानी है जाइलम के थ्रू जा नहीं पाएगा, तो ग्रेन की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो जनरली ये बीमारी हमें कब दिखने को मिलती है, जब फ्लावरिंग स्टेज हो या पोड फॉर्मेशन स्टेज हो। और जब हम स्प्लिट करते हैं स्टेम को, तो इसमें हमने वो स्टेम को स्प्लिट करके देख दिया, ये थर्ड पिक्चर में। तो ब्लैक कलर की जो स्क्लेरोसिया की जो बॉडीज हैं वो हमें स्टेम के जो हिस्से होते हैं, पिथ होती है, उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। लो लाइंग एरिया हो और 35% तक उसमें अगर ये बीमारी आती है तो 35% तक लॉस कर सकती है। कूल और मॉइस्ट वेदर कंडीशंस होती हैं तो इस डिजीज़ का फेवर करती है। फिर है फाइलोडी MLO। ये जो बीमारी है ये मेनली तोड़िया की है, और इसमें 10 से लेकर 20% तक लॉसेज हो सकते हैं, और ख़ासकर उसमें जिसमें अर्ली सोन क्रॉप्स होती हैं उसमें इन्फेक्टेड प्लांट्स, जो ये बड़ा है आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही, ए और बी, ये इसके सिम्टम्स हैं फाइलोडी के MLO के। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी जो ब्रांचेज होंगी वो बुशी अपीयरेंस के होंगे। तो पिक्चर नंबर 2 में आपको दिख रहा है बी में, ये बुशी अपीयरेंस की इसकी इन्फ्लोरेसेंस होगी। लीफ स्ट्रक्चर डेवलप इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स, ये फूल आने चाहिए थे ऐसे, जो पहले पिक्चर के ए भाग में ये ना हो गया, लीफ सी बन जाती है इन्फ्लोरेसेंस की, तो ये इसका उदाहरण है। तो ऐसा इन्फेक्टेड पौधा जिसमें फूल लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें कोई पोड़ तो बननी नहीं। तो जो MLO है, माइकोप्लाज्मा डिजीज़, ये जैसिड के द्वारा ट्रांसफ़र होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर। पाउडरी मिल्ड्यू, इरिस्पी क्रूसीफेरम, इसमें जैसे हमारा वाइट रस्ट के सिम्टम्स आते हैं वैसे ही डर्टी वाइट सर्कुलर पाउडरी पैचेज बनेंगे स्टेम्स और पोड्स के ऊपर। और जब ये डिजीज़ एडवांस करती है, थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, तो स्टेम्स पे, लीव्स पे, पोड के इसके आपको पाउडर देखने को मिल जाएगा, डस्ट दिखेगी वाइट पाउडर के रूप में। और ये हमेशा लेट सोन जो सीजन होती है उसमें आपको अपीयर होगी, जब टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60, लेकिन रेनफॉल ना उस टाइम पे, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन सभी बीमारियों के प्रबंधन की। तो एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जिसमें फंगल अटैक ज़्यादा होता हो, ऐसी फसलों का बोने से पहले अगर हम एक डीप प्लोइंग कर देते हैं समर में, तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। डीप प्लोइंग से सारे जो फंगल के प्रोपिग्यूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, और सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, सन ब्राइटनेस की लेंथ ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ लगानी चाहिए, जैसे RS30, लक्ष्मी, वरुणा, जो मेजर डिजीज़ का आने का टाइम होता है जनवरी का लास्ट और फरवरी, तो उसको एस्केप कर जाएं। हेल्दी सीड लगाने चाहिए हमें। मस्टर्ड क्रॉप को 10 से 25 अक्टूबर के बीच में हमें सोइंग कर देनी चाहिए। अगर कहीं फाइलोडी का इंसेक्ट अटैक ज़्यादा आता है, जहाँ हमारी बालियाँ छुट्टी रह जाती है, पत्तों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो अगर ऐसी दिक्कत हो तो हमें मिड सितंबर में उसकी सोइंग कर देनी चाहिए। लेट सोइंग करोगे तो फाइलोडी के चांसेस बढ़ेंगे। इन्फेक्टेड प्लांट उसके रोग में कर देने चाहिए, क्रॉप रोटेशन कर देना चाहिए। अगर वाइट रस्ट और अल्टरेरिया ब्लाइट आती है तो आपको मैनको जब 1.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 600 लीटर पानी में स्प्रे कर देनी चाहिए। तो आपकी जो वाइट रस्ट है और अल्टरनेटिव ब्लाइट है, दोनों कंट्रोल हो जाती है। बोवास्टिन 1% का घोल 2 बार फ्लावरिंग के टाइम पे 45 दिन के बाद और 65 दिन के बाद हमें कर देना चाहिए, जिससे जो स्क्लेरोसिनिया स्टेम रोट है इसका कंट्रोल हम आसानी से कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट की। तो मस्टर्ड एफिड इसमें एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है। अब ये जो रेपसीड और मस्टर्ड का जो पेस्ट है ये फ्लावरिंग टाइम और उसके बाद ज़्यादा आता है। तो क्लाउडी वेदर हो, मॉइस्ट कंडीशंस हो, तो उसके अंदर इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। और चाहे वो निम्फ हो इसका या एडल्ट हो, दोनों ही सब सक करते हैं सैप को। और जब सैक सब कर लेंगे, ये सैक को रिमूव कर लेंगे, तो वो प्लांट येलो होता चला जाएगा और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम हो जाएगी। और ये इंसेक्ट एक हनीड्यू रिलीज करता है जो ब्लैक फंगस के रूप में अपनी अपीयरेंस देता है, जिसको हम सूथी माउड के नाम से जानते हैं। मस्टर्ड एफिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1000 ml यानी 1 लीटर डाइमेथोटोन मिथाइल, जिसको मेटासिस्टोक्स 25 cc कहते हैं, उसको 625 लीटर पानी में डालकर पर हेक्टेयर स्प्रे कर सकते हैं। रगोर यानी डाइमेथोएट 30 cc, इसको भी हम 1000 ml को 625 ml पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। हमें जो स्प्रे करनी है हमेशा आफ्टरनून में करनी चाहिए। बाद में जो शाम का समय है और सुबह का समय है उसमें मधुमक्खियों को के ऊपर इसका प्रभाव ना हो, या मधुमक्खियाँ जो गर्मी में चली जाती हैं अपने निवास स्थान पे, वो उस टाइम नहीं होती। तो हम उन मधुमक्खियों को बचाने के लिए हमें दिन में स्प्रे करना चाहिए। अगला है पेंटेड बग, बगार्डा हिलारिस। ये मेनली लाइटर सॉइल्स में दिखेगा, ड्रायर रीजन यानी जो एरिड रीजन की तरफ का एरिया है उसमें ज़्यादा होता होगा। इसमें भी सेम निम्फ और एडल्ट दोनों ही प्लांट का सेप सक करते हैं। प्लांट के सीडलिंग स्टेज से लेकर मैच्योरिटी स्टेज तक इस क्रॉप को पेंटेड बग का आक्रमण सहन करना पड़ता है, लेकिन इसका मेन जो सीरियस अटैक है वो सीडलिंग स्टेज में है। जैसा अब की बार भी हमें देखने को मिला, पेंटेड बग के कारण बहुत सारे एकड़ दोबारा सोइंग करनी पड़ी, क्योंकि वाइटनिंग हो जाती लीव्स की और पूरा का पूरा खेत स्टार्टिंग में ही जो ख़त्म हो जाता है, तो और कोई हमारे पास चारा नहीं रहता, हमें दोबारा सोइंग करनी पड़ती है। अगर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, पेंटेड बग की पिक्चर है फूल के ऊपर। इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 500 ml मेलाथियोन को 500 लीटर पानी के साथ आप पर हेक्टेयर में स्प्रे कर दो, तो इसका आप कंट्रोल कर सकते हो। अब बात आती है हेरी कैटरपिलर की। ये बड़ा पॉलीफेगस पेस्ट है। अक्टूबर से लेकर पूरे महीने तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है और बड़ी फास्टली ये फीड करता है। इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं क्विनोलफोस 1250 ml, मोनोक्रोटोफास 625 ml और 500 ml DDVP के 500 लीटर पानी में 625 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद मस्टर्ड साफ्लाई की बात करें तो इसका ब्लैक कलर का लार्वा सेडिंग स्टेज पे अटैक करता है और इसकी जो डोर्सल साइड है उसमें 3 पैरेलल स्टिप्स देखने को मिलती हैं और ये इसका लार्वा स्टेज है, ये इसकी अडल्ट स्टेज है। अगर आपको ये देखने को मिलता है तो आप डस्टिंग कर सकते हैं 20 से 25 kg पर हेक्टेयर मिथाइल पैराथियोन की, या स्प्रे कर सकते हैं आप 0.05% मेलाथियोन की 50 cc की। फिर है लीफ माइनर, ये लास्ट पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, ये सुरंगें बना रखी हैं। तो ये पॉलीपेगस पेस्ट है, सभी ब्रेसिका फैमिली के जितने स्पीसीज हैं सब में अटैक करता है। ये लीव्स के अंदर गैलरीज बना लेता है, होल बना लेता है और फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है। तो इसके अटैक को आप खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफास 25 SL 625 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हो। ना हो उदास वक्त अगर चले कुछ उल्टा, हर एक के नसीब में होता है एक दिन उल्टा। किसी की किस्मत में सवाल अबूझ अटपटे, रेखाओं में किसी के दबा हुआ जवाब उल्टा। हर एक हार का मतलब कोरी हार नहीं, हार भी कर सकती है जीत का मुंह उल्टा। ये मुमकिन है कि संघर्ष बहुत लंबा हो मगर जंग कर सकती है तकदीर का मुंह उल्टा। सच है माही साजिशें लगा देती हैं खुशियां दांव पर, अपने साथ हो तो हो सकता है षड्यंत्रों का भरम उल्टा। तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।